हमने शुरुआती ही संबोधन में कहा कि हजारों साल नरगिस अपने बेनोरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो आखिर इस चंपारण रूपी चमन में दीदावर पैदा कब होंगे? क्योंकि चंपारण को हमने बचपन में जिस हालात में देखा, उसी हालात में अभी भी चंपारण को देख रहे हैं। कई दशकों से आप पत्रकारिता प्रोफेशन में हैं। एज ए पत्रकार क्या लग रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में पश्चिम चंपारण क्षेत्र के मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है? देखिए, आज तो देश का मिजाज आप समझ रहे हैं कि देश के मिजाज में कहीं ना कहीं मोदी का नाम चल रहा है। लेकिन हम तो कहेंगे बेतिया लोकसभा में महागठबंधन पिछले कई सालों से मन से लड़ा ही नहीं। आप हर बार चुनाव के 2 महीना पहले भी आप टिकट नहीं, आप 1 महीना पहले टिकट दीजिएगा, और इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, वह कैंडिडेट कहीं जा ही नहीं सकता है, तो आप चुनाव लड़ते ही नहीं है मन से। और संजय जायसवाल जो 40 साल से इस लोकसभा में घुला मिला है, उसके फादर जब एमपी थे तब से वो दौड़ रहा है, तो उसको गांव-गांव गली-गली मालूम है, कौन आदमी कैसा है सब मालूम है। और महागठबंधन का प्रत्याशी आता है तो उसको तो बाजार घूमने का टाइम नहीं मिलता है, गांव को कौन जाने कैसा है। लेकिन फिर भी यह चुनाव अपनी बार हमको लगता है कि माननीय एमपी साहब के ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। यह लड़ाई खड़ा है, ठीक है, कहा नहीं जा सकता है। तो राजपूत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से महागठबंधन के साथ है या बिल्कुल से भाजपा के साथ है, लेकिन जहाँ तक सवाल नाराज़गी का है तो कहीं ना कहीं ये है, नाराज़गी है, ये दिख रहा है, ठीक है, इस चीज़ को। क्योंकि राजपूत हमेशा से एक चीज़, जब समीकरण की बात आप करेंगे तो राजपूत को भाजपा का वोटर माना जाता है, कोर वोटर माना जाता है। और राजपूत कुछ मुखर विरोध इस विधानसभा में यदि कर रहे हैं तो डॉक्टर अजय सिंह का पिछली बार जो टिकट कटा, तो इस टिकट को लेकर इस जाति में थोड़ा क्षोभ है, और इस जाति का एकदम साफ साफ मानना है कि माननीय सांसद संजय जायसवाल जी के प्रयास से यह टिकट कटा। तो नाराज़गी तो है थोड़ी बहुत, तो दिख रही है। पटेल समाज के भी कुछ ना वो नाराज़गी होता है, या संजय जायसवाल जी, मान लीजिए कि बिहार में जितने लगभग राजपूत के विधायक थे वो सारे राजपूत के विधायक इस इलाके में आए, लोगों को समझाने मनाने का काम जारी है। अब वो कितना मना पाते हैं और अजय सिंह के प्रयास से कितना लोग नाराज़ रहते हैं, या फिर ये तो रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि कितना लोग वोट देते हैं। लेकिन दोनों बात सही है। तो महागठबंधन ने जो कार्ड खेला है ब्राह्मण को एक टिकट दे करके, महागठबंधन इसमें सफल हो पाएगा? अच्छा, एक चीज़ बताइए, मदन मोहन तिवारी जी कैंडिडेट बनने से पहले रक्सौल कब आए थे? कौन काम किए थे? कुछ नहीं किए थे। लेकिन आज लोग उत्साहित है ना। क्यों उत्साहित है? क्योंकि वह कार्ड कहीं ना कहीं काम कर रहा है, सफल दिख रहा है, क्योंकि वो ब्राह्मण है और उनके आने से ब्राह्मण की संख्या कुछ ठीक ठाक है, और ब्राह्मण ये काम करते हैं, मतलब ब्राह्मण सबसे अच्छे तरीके से अपने समाज के लोगों को बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए महागठबंधन उनको दिया भी, और यहाँ जो भी लोग हैं वो थोड़ा सा इस पे बढ़ के काम भी कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले रघुनाथ झा जी शिवहर के रहने वाले थे, और उन्हें भी एक टिकट मिला बेतिया से, और आए, वो जीत गए। हमारा समाज शुरू से, आखिर गांधी को हमारे चंपारण में क्यों आना पड़ा? क्योंकि हम अत्याचार झेल रहे थे, लेकिन अत्याचार के खिलाफ बोल नहीं रहे थे। और गांधी जब आए, हमारे अंदर ताकत है, हिम्मत है, क्षमता है, सब है। गांधी जब आए तो चंपारण को लोगों को संगठित किया और उन्हें सिखाया कि आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। वही हाल आज़ाद भारत के बाद भी हुआ। आप बताइए, रक्सौल एक व्यापारियों का शहर कहा जाता है। कितने व्यापारी अपने किसी भी जनप्रतिनिधि से यह पूछा है कि भाई आपने क्या किया है, मुझे यह चाहिए, आपने क्यों नहीं किया है? कभी नहीं बोलेंगे। तो यही है कि हमारे एजेंडा में ही विकास नहीं है। हम समीकरण पे वोट देते हैं, हम काम पे वोट नहीं देते हैं, हमें अंतर नहीं पड़ता है। अच्छा, आप बताइए, रक्सौल में जो हाईवे है वो वीरगंज को जोड़ती है, और आज तक ओवर ब्रिज नहीं बना। क्यों नहीं बना? जो रक्सौल का लोग चाहता तो नहीं बनता? जरूर बनता। जब आपको नरकटियागंज में बन गया, बगहा में बन गया, रामनगर में ओवर ब्रिज बन गया, तो रक्सौल तो भारत नेपाल को जोड़ता है।
रक्सौल तो सबसे ज़्यादा जीएसटी देता है, सबसे ज़्यादा सेल टैक्स उसका है, कस्टम का इनकम है। ये तो बहुत सारा चीज़ रक्सौल देता है, जिला से ज़्यादा देता है, लेकिन क्यों नहीं हुआ? हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। महात्मा गांधी की कर्मभूमि और महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र को माना जाता है, लेकिन आज भी विकास से कोसों दूर है। हमने सोचा कि क्यों न अब नब्ज टटोलने के लिए कुछ वरिष्ठ जानकार पत्रकारों से बात किया जाए। इसी कड़ी में मुलाकात हमारी चंपारण के वरिष्ठ पत्रकार अजीत कुमार सिंह जी से हुई। हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले अजीत जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमने शुरुआती ही संबोधन में कहा कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो आखिर इस चंपारण रूपी चमन में दीदावर पैदा कब होंगे? क्योंकि चंपारण को हमने बचपन में जिस हालात में देखा, उसी हालात में अभी भी चंपारण को देख रहे हैं। हालांकि कुछ बदलाव हुआ है, लेकिन जो मुकम्मल बदलाव होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। एक चीज़ है, पूरे यह ग्लोबल है कि डिमांड के हिसाब से ही आपूर्ति होता है। आखिर आप चाहते क्या हैं और आप मांगते क्या हैं? आप किसी से बहुत ज़्यादा मांगते हैं तो जिससे आप मांगेंगे वो थोड़ा ही देगा, लेकिन देगा। हमारा समाज शुरू से, आखिर गांधी को हमारे चंपारण में क्यों आना पड़ा? क्योंकि हम अत्याचार झेल रहे थे, लेकिन अत्याचार के खिलाफ बोल नहीं रहे थे। और गांधी जब आए, हमारे अंदर ताकत है, हिम्मत है, क्षमता है, सब है। गांधी जब आए तो चंपारण को लोगों को संगठित किया और उन्हें सिखाया कि आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। वही हाल आज़ाद भारत के बाद भी हुआ कि हम लोगों ने कभी मांगा नहीं किसी से कि मुझे ये दीजिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब जब आप मांगेंगे ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? और सवाल यह है कि यहाँ तो प्रतिनिधित्व तो सारे दलों के लोगों ने किया है। सबके इस टाइम में लगभग स्थिति यही रहा है कि हम सोए हैं, हम डिस्कस करते हैं। और सच तो यह कहिए कि हमारे एजेंडा में कभी विकास रहा ही नहीं है। हम विकास के लिए किसी से मिले नहीं, लड़े नहीं, झगड़े नहीं कि भाई हमको ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, हम मीडिया का एक बड़ा ग्रुप हमेशा विकास के लिए आगे आता रहा है। आप रक्सौल की बात करेंगे, आप बताइए, रक्सौल एक व्यापारियों का शहर कहा जाता है। कितने व्यापारी अपने किसी भी जनप्रतिनिधि से यह पूछा है कि भाई आपने क्या किया है, मुझे यह चाहिए, आपने क्यों नहीं किया है? कभी नहीं बोलेंगे। यदि आपको कहीं देखने को मिलेगा तो अखबारों में मिलेगा, यूट्यूब चैनलों पे मिलेगा कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन जिन्हें ज़रूरत है वो मांगते ही नहीं। जब मांगेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। हमको ज़रूरत ही नहीं। हम तो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ के लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ। आखिर क्यों लोगों के अंदर ये मेंटलिटी जो बनी है, नहीं मांगने की मेंटलिटी आखिर लोगों के अंदर क्यों बनी है? एक और चीज़ है, लोहिया कहते थे कि ज़िंदा कौम 5 साल इंतज़ार नहीं करती है। यानी कि आपका यदि कोई आपका जनप्रतिनिधि या सरकार काम नहीं करती है तो आप 5 साल बदलने का फैसला नहीं लीजिए, आप पहले ही सड़क पे आ जाइए। नहीं आता है लोग, हमारे यहाँ के लोग सड़क पे नहीं आना चाहता है। और एक सच तो यही है भाई मेरे, कि वो लालू यादव की सरकार हो, नीतीश कुमार की सरकार हो, या चाहे जिसकी सरकार हो, कभी विकास के नाम पे वोट नहीं होता है। हम लोग 4 साल विकास की चर्चा करते हैं और चुनाव के टाइम में हम समीकरण पे आते हैं। आप इसी चुनाव को ले लीजिएगा, किसी नेता ने आपके शहर या आपके अनुमंडल या ज़िला में आया, क्या विकास के लिए कुछ बोला है? वह कुछ एजेंडा आपको दिया है कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे? किसी ने नहीं। सिर्फ जातियों को साधने के लिए प्रदेश भर के जाति के नेता आ रहे हैं और अपने अपने जाति में घूम रहे हैं। वो दोनों दलों के लिए है। तो यही है कि हमारे एजेंडा में ही विकास नहीं है। हम समीकरण पे वोट देते हैं, हम काम पे वोट नहीं देते हैं, हमें अंतर नहीं पड़ता है। अच्छा आप बताइए, रक्सौल में जो हाईवे है वो बीरगंज को जोड़ती है और आज तक ओवरब्रिज नहीं बना। क्यों नहीं बना? जो रक्सौल का लोग चाहता तो नहीं बनता। जरूर बनता।
जब आपको नरकटियागंज में बन गया, बगहा में बन गया, रामनगर में ओवरब्रिज बन गया, तो रक्सौल तो भारत नेपाल को जोड़ता है। रक्सौल तो सबसे ज़्यादा जीएसटी देता है, सबसे ज़्यादा सेल टैक्स उसका है, कस्टम का इनकम है। ये तो बहुत सारा चीज़ रक्सौल देता है, जिला से ज़्यादा देता है। लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने मन से कभी मांगा ही नहीं, हमने रोका ही नहीं। अच्छा आप बताइए, जब यह क्लिंकर यहाँ गिर रहा था, कोयला गिर रहा था, तो जब इसके लिए शहर ने आंदोलन किया तो लोगों ने कहा कि यह नामुमकिन है, यह नेपाल को देने के लिए काम है, ये तो कभी बंद ही नहीं हो सकता है। लेकिन जब लोगों ने ठाना तो यहीं एमपी साहब दिल्ली में दौड़ के, धूप के, कूद फान के, जो भी करके बंद कराए ना, क्योंकि उनको लगा कि भाई जनता जा कीजिए, तो बस हम जो चाहते हैं होता है, हमारी डिमांड के हिसाब से आपूर्ति होती है। चलिए 25 मई को मतदान होने वाले हैं, जस्ट 2 दिन के बाद। हालांकि आज प्रचार प्रसार भी शाम तक ख़त्म होने वाला है। हमारी मुलाकात आज आपसे हुई है। हमने बहुत कोशिश किया इस लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से मिलकर के नब्ज टटोलने का प्रयास किया। आप स्थानीय हैं, क्षेत्रों में हमेशा घूमते भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनुभवी हैं, कई दशकों से आप पत्रकारिता प्रोफेशन में हैं। एज ए पत्रकार क्या लग रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में पश्चिम चंपारण क्षेत्र के मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है? देखिए, आज तो देश का मिजाज आप समझ रहे हैं कि देश के मिजाज में कहीं ना कहीं मोदी का नाम चल रहा है। लेकिन हम तो कहेंगे बेतिया लोकसभा में महागठबंधन पिछले कई सालों से मन से लड़ा ही नहीं। आप हर बार चुनाव के 2 महीना पहले भी आप टिकट नहीं, आप 1 महीना पहले टिकट दीजिएगा, और इतना बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, वह कैंडिडेट कहीं जा ही नहीं सकता है, तो आप चुनाव लड़ते ही नहीं है मन से। और संजय जायसवाल जो 40 साल से इस लोकसभा में घुला मिला है, उसके फादर जब एमपी थे तब से वो दौड़ रहा है, तो उसको गांव गांव गली गली मालूम है, कौन आदमी कैसा है सब मालूम है। और महागठबंधन का प्रत्याशी आता है तो उसको तो बाजार घूमने का टाइम नहीं मिलता है, गांव को कौन जाने कैसा है। लेकिन फिर भी यह चुनाव अपनी बार हमको लगता है कि माननीय एमपी साहब के ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। यह लड़ाई खड़ा है, ठीक है, कहा नहीं जा सकता है पलरा किधर झुका है, ठीक है। और निर्णय, चूँकि एक और चीज़ है, हमने पहले ही कहा कि विकास के नाम पे तो यहाँ वोट ही नहीं होता है, यहाँ समीकरण को हमेशा साधा जाता है। तो एक समीकरण कहीं ना कहीं थोड़ा मजबूत हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि चुनाव अच्छा है, चुनाव दोनों आदमी में रोचक है, महत्वपूर्ण है और होना भी चाहिए। लोकतंत्र में कभी भी एक तरफा नहीं ही होना चाहिए। तो अच्छा चुनाव है, देखिए फैसला जनता के हाथ में, वो क्या करती है। चलिए, यहाँ अभी आप चर्चा किए हैं कि महागठबंधन ने टिकट बंटवारा में काफ़ी समय लगा दिया, तो क्या टिकट बंटवारे में समय खींचना महागठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। अब एक बात आप समझिए कि मैं जब से देख रहा हूँ इसी लोकसभा चुनाव में हमने महागठबंधन के प्रत्याशी को बहुत नहीं देखा है कहीं। हम जैसे लोग भी नहीं मिल पाए हैं। मान लीजिए हम लोग अखबार से जुड़े हैं, उनको टाइम ही नहीं है, 6 लोग विधानसभा घूमना है, तो कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, यही टाइम है, सब कुछ करना है। यदि कोई किसी भी आदमी को, आप संजय जायसवाल को ले लीजिए, संजय जायसवाल पिछले 5 साल से चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस यहाँ से 1 महीने से चुनाव लड़ रही है, दोनों में देख लीजिए फैसला है। वो जानते हैं कि कौन है, कहाँ है, फलाने गांव में मेरे ये वोटर हैं, ये मेरे नाराज़ हैं, ये विरोधी हैं, ये हमको वोट नहीं देने वाले हैं, उनको कैसे मनाया समझाया जाएगा। लेकिन महागठबंधन, उनको तो मालूम ही नहीं है कि कौन उसका सपोर्टर है, कौन विरोधी है। तो ये इतना नुकसान तो आपको झेलना होगा। जो 5 साल काम करे और जो 1 महीना पान कर, दोनों में अंतर हो जाता है। फिर भी अपनी बार मदन मोहन तिवारी के कैंडिडेट बनने के बाद और जो भी सियासी समीकरण होता है, वह समीकरण अपनी बार अच्छा चुनौती दे रहा है। और संजय जायसवाल का जो एंटी इनकम्बेंसी है 15 सालों का, वो भी इस माहौल को थोड़ा जिंदा किया है। तो क्या लग रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कर रहे हैं, पिछले संजय जायसवाल जी के पहले उनके पिताजी 2 या 3 बार शायद से 3 बार यहाँ के सांसद, 3 बार दोनों आदमी रहे हैं, दोनों 3 बार सांसद, यानी कि तकरीबन 30 वर्ष तक एक ही परिवार में
ये सांसद का सीट रहा, तो एंटी इनकम्बेंसी जो है भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, एक चीज़ तो है कि एंटी इनकम्बेंसी तो काम करता है, चूँकि आपसे हमको उम्मीदें होती हैं और आप हमारी उम्मीद नहीं पूरा करिए तो हमारी तो नाराज़गी होगी ही। तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। अब सवाल है कि यह एंटी इनकम्बेंसी कितना है, संजय जायसवाल जी कितना मैनेज कर पाते हैं, कितना अपने नाराज़ लोगों को मना पाते हैं, जो बड़ी तेज़ी से हम जो देख रहे हैं कि वो काम हो रहा है। तो यह 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, असर तो डालेगा। अब पिछले लोकसभा चुनाव में रक्सौल से 60,000 का लीड था बीजेपी का। अब महागठबंधन के 60,000 का जो लीड था उसको कितना पाटती है, कैसे आगे जाएगी, या संजय जायसवाल 60,000 से ऊपर जाते हैं या फिर कम होता है तो कितना कम होता है, ये दोनों देखना है। 60,000 का लीड था पिछली बार। अब परी बार मदन मोहन तिवारी जी के चुनाव लड़ने पे क्या वो 60,000 को पाटने में कामयाब हो जाएंगे? ऐसे ही आप नरकटिया में ले लीजिए, सब जगह जो गैप था वो कितना कम होगा और कितना बढ़ेगा, ये तो मेन रूप से वो दोनों दल का संगठन ही जानेगा। वो लोग कितना काम किए, कितने अपने वोटर को उत्साहित करे और कितना उसको वोट में तब्दील कर पाते हैं। बहुत निराश वोट है, बहुत लोग कहते हैं हम वोट क्यों देने जाए। आप देख लीजिए, यदि 25 तारीख को टेम्परेचर 48, 42, 45 हो जाए, बहुत लोग नहीं जाएगा वोट। वो कहेगा हम काहे जाएंगे लाइन लगने भाई इस धूप में, हमको क्या मतलब है। तो वोटर उदासीन है। आप देख लीजिए, आपका भी उम्र इतना हो गया, कभी लोकसभा चुनाव ऐसा शांत होता था? नहीं होता था। वोटर खामोश है, ठीक है। अब हम जैसे अखबार वाले लोग ये नहीं जुड़ा पाएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बताना उचित नहीं होगा कि कौन कहाँ है, कौन जाति क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन सच तो यही है कि वो नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार हो या लालू यादव की सरकार हो, सामाजिक समीकरण के हिसाब से इन लोगों ने सरकार चलाया है। कहाँ विकास का मुद्दा है? यदि विकास पे चुनाव होता तो मुद्दा विकास का होता, विकास का मुद्दा ही नहीं है। अजीत जी, बिहार में जब भी चुनाव होता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, तो जातीय समीकरण एक फैक्टर बन जाता है। और देखा जाता है कि बिहार में चुनाव अक्सर जनप्रतिनिधि या कोई भी दल जाति बेस पर ही चुनाव लड़ने का प्रयास करता है। जब हम लोग इस क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे तो यहाँ एक जो प्रमुख वर्ग है, प्रमुख जाति वर्ग है, जिसको राजपूत वर्ग कहा जाता है, तो इस वर्ग के भी लोगों के बारे में सुनने को मिला कि बहुत सारे राजपूत वर्ग के जो मतदाता लोग हैं वर्तमान सांसद से नाराज चल रहे हैं। पूर्व में यहाँ से विधायक हुआ करते थे माननीय अजय सिंह जी, उनके बारे में भी हम लोगों को सुनने को मिला कि वे भी नाराज चल रहे हैं। बहुत सारे लोग नाराज चल रहे हैं, राजपूत वर्ग के लोग। तो क्या उन लोगों का नाराज चलना भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है? एक चीज़ है कि कभी भी कोई जाति पूरी तरह से किसी का ना विरोध करता है ना सपोर्ट करता है। तो राजपूत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से महागठबंधन के साथ है या बिल्कुल से भाजपा के साथ है। लेकिन जहाँ तक सवाल नाराज़गी का है तो कहीं ना कहीं ये है, नाराज़गी ये दिख रहा है, ठीक है। इस चीज़ को, क्योंकि राजपूत हमेशा से एक चीज़, जब समीकरण की बात आप करेंगे तो राजपूत को भाजपा का वोटर माना जाता है, कोर वोटर माना जाता है। और राजपूत कुछ मुखर विरोध इस विधानसभा में यदि कर रहे हैं तो डॉक्टर अजय सिंह का पिछली बार जो टिकट कटा, तो इस टिकट को लेकर इस जाति में थोड़ा क्षोभ है। और इस जाति का एकदम साफ साफ मानना है कि माननीय सांसद संजय जायसवाल जी के प्रयास से यह टिकट कटा। तो नाराज़गी तो है थोड़ी बहुत, वो तो दिख रही है। पटेल समाज के भी कुछ ना वो नाराज़गी होता है, या संजय जायसवाल जी, मान लीजिए कि बिहार में जितने लगभग राजपूत के विधायक थे वो सारे राजपूत के विधायक इस इलाके में आए, लोगों को समझाने मनाने का काम जारी है। अब वो कितना मना पाते हैं और अजय सिंह के प्रयास से कितना लोग नाराज़ रहते हैं, या फिर ये तो रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि कितना लोग वोट देते हैं। लेकिन दोनों बात सही है। पटेल समाज के भी लोग नाराज चल रहे हैं, सुनने को मिल रहा है। अब सुन तो हम भी लोग रहे हैं, लेकिन इसका हम लोग के पास कुछ ठोस सबूत नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं तो उसके कई स्थानीय कारण हैं। मोदी लहर हावी दिख रहा है कि नहीं? चुनाव तो मोदी फैक्टर पे ही हो रहा है भाई। मोदी फैक्टर को माइनस कर दें तो चुनाव नीरस हो जाएगा। हावी दिख रहा है। जितना लोग चुनाव, जितना भी एनडीए के ही जितना लोग आ रहे हैं,
सब लोग तो मोदी को ही मान रहे हैं, मोदी को ही कह रहे हैं, और लोग भी कह रहे हैं कि मोदी को वोट दे रहे हैं। हम संजय जायसवाल को बहुत सारे लोग जो व्यक्तिगत रूप से संजय जायसवाल जी से जुड़े हैं वो ये कह सकते हैं कि हम संजय जायसवाल जी को वोट दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो वोटर है वो कह रहे हैं कि मोदी को वोट दे रहे हैं। ये फैक्टर को तो कोई नहीं नकार सकता है, पूरे इंडिया क्या पूरी दुनिया में नहीं नकारा जा सकता है कि देश में मोदी फैक्टर है। चलिए लास्ट आपसे मेरा एक सवाल रहेगा, महागठबंधन ने जो यहाँ कार्ड खेला है, ब्राह्मण कार्ड, एक ब्राह्मण प्रत्याशी को उतार करके, तो क्या लगता है एज ए पत्रकार के रूप में, चूँकि पत्रकार दूरदर्शी भी होता है, खबरों पर विश्लेषण करना भी पत्रकार का दायित्व होता है, प्रकाश डालना दायित्व होता है, तो महागठबंधन ने जो कार्ड खेला है ब्राह्मण को एक टिकट दे करके, महागठबंधन इसमें सफल हो पाएगा? अच्छा, एक चीज़ बताइए, मदन मोहन तिवारी जी कैंडिडेट बनने से पहले रक्सौल कब आए थे? कौन काम किए थे? कुछ नहीं किए थे। लेकिन आज लोग उत्साहित है ना। क्यों उत्साहित है? क्योंकि वह कार्ड कहीं ना कहीं काम कर रहा है, सफल दिख रहा है, क्योंकि वो ब्राह्मण है और उनके आने से ब्राह्मण की संख्या कुछ ठीक ठाक है और ब्राह्मण ये काम करते हैं। मतलब ब्राह्मण सबसे अच्छे तरीके से अपने समाज के लोगों को बढ़ाने का काम करता है, तो इसलिए महागठबंधन उनको दिया भी। और यहाँ जो भी लोग हैं वो थोड़ा सा इस पे बढ़ के काम भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले रघुनाथ झा जी शिवहर के रहने वाले थे और उन्हें भी एक टिकट मिला बेतिया से और आए, वो जीत गए। तो ये तो कहीं ना कहीं है। अब सवाल आज के हिंदुत्व की बात है। हिंदुत्व लहर में कितने ब्राह्मण जात को चुन के महागठबंधन के तरफ जा रहे हैं और कितने हिंदुत्व के साथ मोदी के साथ रहे, इस पे डिपेंड करता है चुनाव। लेकिन फिर भी यदि चुनाव थोड़ा रोचक हुआ है या रोचक बना है तो ब्राह्मणों के आगे आने से बना है, और उसके साथ कुछ और लोग, जैसे आप ही करें नाराज राजपूत वोट हुआ या कुछ और जाति है, इस सारे लोग के आने से चुनाव रोचक हुआ है, रोमांचक हुआ है, अच्छा हुआ है। चुनाव पिछली बार की तरह एक तरफा नहीं, एक तरफा यानी कि कांटे की टक्कर तो है। हमको तो दिख रहा है कि लड़ाई है, अच्छी लड़ाई है। तो चलिए, ये थे अजीत जी, और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और खबरों पर अक्सर विश्लेषण भी करते हैं। हमने सोचा कि क्यों ना चंपारण के नब्ज को, यानी कि पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र के नब्ज को इनसे टटोलने का प्रयास किया जाए, क्योंकि इस क्षेत्र के लोगों से अच्छे तरीके से वाकिफ़ भी हैं और हमेशा इस माहौल में रहते भी हैं। क्योंकि इसी क्षेत्र में रहते हैं तो कहीं ना कहीं यकीनन हमने सोचा कि ये जो भी आंकड़ा पेश करेंगे कुछ हद तक सटीक साबित जरूर होगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा 25 मई के दिन प्रत्याशियों की जो किस्मत है ईवीएम में बंद होने वाली है, ईवीएम मशीन में बंद होने वाली है, और सबकी सितारे भी 4 जून को खुलने वाला है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 4 जून के दिन किसकी सितारे गर्दिश में रहती है और किसकी सितारे पलकों पर रहती है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक कैमरामैन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, रक्सौल।